अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 1 आखिरी लेक्चर है आज इसका। इसमें जो है छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे और फिर इंशाल्लाह एंडिंग हो जाएगी इस चैप्टर की। तो तवज्जो रखिएगा क्योंकि छोटी चीज़ें हैं लेकिन अहम है। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर्स में दो डिस्क्रिप्टिव टॉपिक हुए थे, एक सल्फ्यूरिक एसिड हुआ था और एक जो है वो कास्टर कार्नर सेल से जो है कास्टिक सोडा या जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, ये जो है सेक्शन बी के लिए टॉपिक है। ये कंपाउंड है कैल्शियम का। अगर याद हो ये चैप्टर था एस और पी ब्लॉक का रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का, तो इसमें कंपाउंड्स जो है हमारे स्टडी में सिर्फ एक रखा गया है। कैल्शियम का ये हो गया एस ब्लॉक का यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल का। सल्फ़र का कंपाउंड था सल्फ्यूरिक एसिड और कास्टर कार्नर जो है वो एस ब्लॉक का अल्कली मेटल्स का था सोडियम का। ब्लीचिंग पाउडर जो है ये मिक्स सॉल्ट है कैल्शियम का। इसका फार्मूला कभी आप लोगों ने अगर देखा हो CaOCl2 या CaOClCl करके इसको लिखा जाता है और इसको जो है केमिकली बोला जाता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। हाइपोक्लोराइट अगर सिर्फ एक Cl होता तो ये हाइपोक्लोराइड हो जाता, जैसे हाइपोक्लोरस एसिड होता है HOCl। तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अगर पूछ ले के व्हाट इज़ ब्लीचिंग पाउडर, तो इट इज़ अ मिक्स सॉल्ट ऑफ HCl एंड HOCl दैट इज़ कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। दूसरे नंबर पे है कि इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं। इसमें एक डायग्राम है, वो मैं आपको पहले दिखा दूं। अच्छा, ये डायग्राम एग्ज़ाम में बनानी नहीं होगी, ये समझने की है। ये हेसन क्लेवर प्लांट है। ये जो हेसन क्लेवर प्लांट है, ये हेसन क्लेवर एक केमिस्ट था, उसने डिवाइस किया था, उसने ये बयान किया था ब्लीचिंग पाउडर को इंडस्ट्रियली प्रिपेयर करने का मेथड। इसमें होता ये है कि इसमें बहुत सारे हॉरिजेंटल सिलेंडर्स होते हैं, ये नज़र आ रहे होंगे, ये सारे सिलेंडर्स हैं। और इसके अंदर जो है रोटेटिंग शाफ्ट्स होते हैं, ये नज़र आ रहे हैं आपको, ये जो बीच में दरमियान में जा रहा है। अब ये जो रोटेटिंग शाफ्ट्स हैं इसमें ये हॉपर्स लगे हुए हैं। ये जो है ये हिलते रहते हैं इस तरह या यूँ। जब ये हिलते हैं तो ये मूव करते हैं, अंदर जो केमिकल चल रहा होता है। अब इसमें ऊपर से एक चीज़ इनलेट आएगी और एक नीचे से इनलेट आएगी। ऊपर से आएगा ड्राई स्लैग्ड लाइम। अगर कभी ये सुना हो फार्मूला इसका आपने, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये ड्राई स्लैग्ड लाइम जो है ये ऊपर से जो है वो ट्रिकल डाउन करेगा, हॉपर इसको आगे बढ़ाता रहेगा। नीचे से साइमल्टेनियस क्लोरीन गैस जो है पंप की जाएगी, यानी अब क्लोरीन गैस जो है वो ऊपर जाएगी और ऊपर से आता हुआ स्लैग लाइम। अब ये दरमियान में दोनों का जो है मुलाकात होगी और ये रिएक्शन होगा। नतीजा ये होगा कि एक शुरू में तो सॉल्यूशन बनेगा और फिर वो जब कलेक्ट करके हम उसको ड्राई ऑफ करेंगे तो ये एक ब्लीचिंग पाउडर या ड्राई पाउडर बनेगा जिसको हम कहेंगे ब्लीचिंग पाउडर। तो ये कंस्ट्रक्शन इसलिए बता दी कि ये इक्वेशन जब आएगी, इक्वेशन तो सिंगल एक है सिर्फ, कि क्लोरीन प्लस ड्राई स्लैग लाइम इज़ इक्वल टू ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर। तो ये डायग्राम जो है ये समझने की, इसको ड्रॉ नहीं करें, वापस पीछे जाएँ तो अब इसकी जो है इक्वेशन है, डिस्क्रिप्शन है और फिर इसकी हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ और यूजेस। छोटा सा टॉपिक है। इसकी प्रिपरेशन होती है हेसन क्लेवर प्रोसेस से, जो अभी मैंने बताया। ये याद होना चाहिए आपको। इसको थोड़ा सेंटर कर दें, राइट का जा रहा है। तो ये हेसन क्लेवर प्रोसेस या प्लांट से प्रिपेयर होता है। ड्राई स्लैग लाइम, ये ड्राई है, ध्यान रखिएगा। क्लोरीन ये गैस है, ये यहाँ पे जो सही है कर लीजिए सही। अब ये जो क्लोरीन गैस के साथ जो है स्लैग लाइम को ट्रीट करते हैं तो बनता है ब्लीचिंग पाउडर और वाटर जो है वो रिलीज़ हो जाता है, वो एवापोरेट हो जाता है।
जो मैंने बयान किया वो उसकी प्रोसेसिंग लिखी हुई है 4 लाइनों में, वो भी देख लें। अच्छा, अगर हाउ ब्लीचिंग पाउडर इज़ प्रिपेयर्ड तो इक्वेशन के साथ वर्डिंग भी लिखनी होगी। और ये चैप्टर ख़त्म होने से पहले पहले ये चीज़ अपने पास नोट कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 5, 6, 7 के लिए भी ये है, उधर भी हम 3 चैप्टर माशाल्लाह कर चुके हैं कि जब भी ये हाउ या व्हाट हैपेंस वाले अल्फाज होंगे तो आपको वर्डिंग डिस्क्रिप्शन के साथ इक्वेशन लिखनी है। और यूँ लिखा होगा गिव इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग, तो नो डिस्क्रिप्शन नो वर्डिंग। अब जैसे हाउ ब्लीचिंग पाउडर इज़ प्रिपेयर्ड तो इसमें आपको ये वर्डिंग भी लिखनी है जो आपको नज़र आ रही है 4 लाइन की, कि ये ड्राई स्लैग लाइन को फेड किया जाता है फ्रॉम द मोस्ट अपर। अच्छा, इसमें अब ये मोस्ट अपर और लोअर मोस्ट, क्योंकि कई सिलेंडर हैं शेल्स की तरह, सिर्फ 2 नहीं हैं, तो सबसे ऊपर वाले से स्लैग लाइम आएगा और सबसे नीचे वाले से क्लोरीन आएगी। और वो चढ़ते चढ़ते क्लोरीन ऊपर दूसरे तीसरे जो है लेवल पे पहुंच जाए और ऊपर से आते हुआ स्लैग लाइम तीसरे चौथे लेवल पे आ जाए, फिर इनके जो है मिक्सिंग होगी। सिर्फ 2 सिलेंडर पे करेंगे तो ब्लीचिंग पाउडर सही नहीं तैयार होगा, यानी ट्रैवल करके आना चाहिए वो, और गैस ऊपर मूव करनी चाहिए। और ये देखें साइंस है, गैस हल्की है ऊपर उठेगी और स्लैग लाइम जो है वो लिक्विड के तौर पे है तो वो नीचे आएगा, ट्रिकल करेगा, दरमियान में दोनों मिल जाएंगे। और नतीजा कि राइजिंग अप कम्स इन कांटेक्ट विद स्लैग लाइन, यानी ऊपर जाती हुई क्लोरीन नीचे आते हुए स्लैग लाइन से मिलेगी और नतीजतन ब्लीचिंग पाउडर जो ये नज़र आया, यानी ये मूविंग अप ये मूविंग डाउन और नतीजा ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर। अब इसके बाद इसके जो है प्रॉपर्टीज़ और यूजेस हैं। एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ है, ये तो लर्निंग की होती है, पढ़ लें या देख लें या कुछ भी कर लें। वाइट सॉफ्ट पाउडर है, ये क्रिस्टलाइन नहीं है, इससे ये पता चला। एमॉर्फस है। डर्टी वाइट अपीयरेंस, मैले रंग का होता है, अगर आपने कभी इसको देखा हो। एक ब्रिलियंट वाइट होता है, डर्टी वाइट का मतलब है कि जो थोड़ा मैला मैला उसमें वाइटनेस में मैलाहट आ रही हो, वो है। डर्टी के वो मायने नहीं है, क्योंकि डर्टी को वाइट के साथ जोड़ के पढ़ना। डिस्टिंक्ट क्लोरीन ऑर्डर, इसकी एक तेज़ चुभने वाली महक होती है। अगर आपने क्लोरीन की कभी जो है स्मेल देखी, वो थोड़ी पंजेंट या उसकी पेक्यूलर स्मेल होती है, तो वही उसकी स्मेल इसमें। क्यों? कॉमन सेंस, क्लोरीन से पैदा हुआ है तो क्लोरीन की महक लेके आ जाएगा। इक्वेशन देखें तो डिस्टिंक्ट क्लोरीन ऑर्डर। इट कैन रिएक्ट विद वाटर, ये जो नीचे ये चौथा पॉइंट है, ये इसकी केमिकल बिहेवियर है, वो इक्वेशन में आ जाएगा कि ये किन किन चीज़ों के साथ रिएक्शन कर सकता है। अच्छा, ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो है MCQs के लिए ज़रा सही से देखिएगा। अच्छा, ये भी बता दूँ चैप्टर ख़त्म होने से पहले, जितने भी चैप्टर 1, 2 में आपको यूजेस और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ मिलें, इसको MCQs के लिए तैयार कीजिएगा। इसको बेआसरा रट के सिर्फ थ्योरी में लिखने के लिए नहीं करना है आपको। जितनी भी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और यूजेस की हेडिंग्स मिलें आपको नोट्स में, चाहे मेरे फॉलो कर रहे हैं कहीं और। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ आ गई। सबसे इसका कॉमन जो अभी था, इट इज़ डिज़ोल्व्ड इन वाटर, यानी सॉल्युबल इन वाटर है। तो अब ये देखें, ब्लीचिंग पाउडर, वाटर, ब्लीचिंग पाउडर से वाटर मिला और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विद हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड बना देगा, यानी ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अगर इसको मैं समझाना चाहूँ तो ये यूँ है, CaOCl Cl। अगर आप लोग भी समझदार हैं तो ब्लीचिंग पाउडर को यूँ बनाएंगे ना तो ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि हो क्या रहा है। और इसको लिखें यूँ, HOH। अब आप आसानी में आ गए। कैसे आप आसानी में आ गए खुद देख लें। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम OH के पार्ट को ले ले और ये HOCl दूसरे पार्ट को ले ले, यानी ये, और ट्वाइस बैलेंस में चला गया। यहाँ 2 क्लोरीन है तो बैलेंसिंग में गया 2। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई कि व्हेन ब्लीचिंग पाउडर, ये ब्लीचिंग पाउडर इसके नाम लिख लीजिएगा। ये भी जो है नोट कर लें, ये कितनी दफ़ा मैंने बोला है, नहीं बोला है, आज बोल रहा हूँ कि इक्वेशन में मेन रिएक्टेंट मेन प्रोडक्ट का नाम लिखने की आदत बनाएं ताकि इम्तिहान में नंबर पूरे मिलें। जैसे इसमें अब जो है मेन प्रोडक्ट ये नहीं है, ये है हाइपोक्लोरस एसिड। तो ये इसकी एक केमिकल प्रॉपर्टी हुई।
इसमें से एक जो है छोटी सी MCQs निकल के आई कि हाइपोक्लोरस एसिड इज़ अ वीक एसिड। HCl जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये इसका काउंटर पार्ट वीक है। एंड यूजुअली यूज फॉर ब्लीचिंग एंड सैनिटाइजिंग। ये वो एक्शन है जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा ब्लीचिंग पाउडर। ये जो इसकी प्रॉपर्टी आई ना कि इसने जो प्रोड्यूस किया HOCl को, तो ये दरअसल इसका ये जो बिहेवियर हुआ, इसने इसको ब्लीचिंग बनाया, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर इस तरह की लिबरेट करता है HOCl या क्लोरीन, तो वो जाके फिर ब्लीचिंग एक्शन या ब्लीचिंग काम करता है। दूसरी प्रॉपर्टी जो आखिरी आपके सिलेबस में बने, इसकी कई है प्रॉपर्टी, आपके सिलेबस में सिर्फ 2 हैं। एसिड्स के साथ इसका रिएक्शन, और ख्याल रहे मिनरल एसिड्स के साथ HCl और H2SO4 मिनरल एसिड्स हैं, HCl और H2SO4। अब ये रिएक्ट करके रिस्पेक्टिव सॉल्ट्स बना देगा और क्लोरीन गैस लिबरेट करेगा। ये कैल्शियम क्लोराइड, क्योंकि इसमें कैल्शियम के साथ क्लोरीन है और इसमें कैल्शियम के साथ सल्फेट है, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है। सिंपल सी बात, कैल्शियम ने क्लोरीन को ले लिया, कैल्शियम ने सल्फेट को ले लिया। मतलब ध्यान रखना है वैलेंसीज़ का, CaCl मत बना दीजिएगा। केमिस्ट्री का कोई कमज़ोर बच्चा है भाई, वैलेंसीज़ के साथ हो रहा है काम। ये नहीं है कि बस यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे देखें CaSO4 बना है, एरो मैंने वही लगाया है CaSO4। अब एक स्टूडेंट को ना बताऊँ तो वो CaCl बना दे, वहाँ CaCl2 इक्वेशन बन रही है उसकी वैलेंसी की बुनियाद पर, और साथ में वाटर इवॉल्व हो गया और क्लोरीन गैस। इसको भी वही लिखेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। ये यूँ लिखेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। सोचें कैसे, क्योंकि इसमें ये जो क्लोरीन वाला हिस्सा है, ये नज़र आ रहा है, ये क्लोरीन वाला हिस्सा अलग हो गया और ऑक्सीजन वाले हिस्से को H2 ने पकड़ लिया, वाटर। वरना कितनी इक्वेशन हो गई, अगर आप लर्निंग करेंगे सब गिच पिच होकर खिचड़ी बन जाएंगी। जो मैं बता रहा हूँ इस पर काम करें, क्योंकि ये बुक खोलेंगे आपके पास ये एरो और ये रिप्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट ये नज़र नहीं आ रही होगी आपको। तो ब्लीचिंग पाउडर व्हेन रिएक्ट्स विद मिनरल एसिड लाइक HCl एंड H2SO4 गिव्स रिस्पेक्टिव सॉल्ट कैल्शियम क्लोराइड एंड कैल्शियम सल्फेट एंड लिबरेटिंग क्लोरीन। ये नहीं लिखेगा एंड वाटर एंड क्लोरीन, लिबरेटिंग क्लोरीन, क्लोरीन निकलती है। और आपने गौर किया इन दोनों रिएक्शन में जो ब्लीचिंग पाउडर के हुए, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में क्लोरीन ले रही है और रिएक्शन में वही निकाल रही है। यूजेस इसके कुछ 2-4 लेकिन बता चुका हूँ। यूजेस आप किस अंदाज में तैयार करेंगे, या तो MCQs या मुश्किल वक्त के लिए रीडिंग। अब ब्लीचिंग पाउडर जो है प्यूरिफिकेशन या स्टरलाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है, पता ही होगा कि इसकी कैलकुलेटेड मिकदार डालें तो ये पानी को साफ़ करता है या स्टरलाइज करता है। और नाम में ब्लीचिंग है तो कॉटन को, लिनन को, पेपर को, यानी मुख्तलिफ़ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ब्लीच करवाएं आप। क्लोरोफॉर्म और क्लोरीन गैस बनाने में इस्तेमाल होता है। अब जो क्लोरीन गैस का तो नज़र आ रहा है, इक्वेशन है कि वो क्लोरीन बना रहा है, क्लोरोफॉर्म भी बनाता है लेकिन उसकी इक्वेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। और डिसइंफेक्टेंट और जर्मिसाइड भी है, यानी जरासीम कश और डिसइंफेक्ट करता है, यानी कि कुछ हल्के फुल्के अगर इन्फेक्शंस हैं या कोई ज़ख़म है तो उसको क्योर कर सकता है अगर उसकी कैलकुलेटेड डाइल्यूट मिकदार इस्तेमाल करें ब्लीचिंग पाउडर की। अच्छा, अब ये जो एक चीज़ आ रही है ये 50-50 चांसेस सेक्शन B वर्सेस MCQs, क्योंकि आज मैंने शुरू में बता दिया था अपने प्रोमो में कि ये छोटे छोटे टॉपिक हैं आज के लेक्चर में, यानी एक ठंडा सा लेक्चर है। फ्लेम टेस्ट फॉर S ब्लॉक एलिमेंट्स, अगर आप लोगों ने कभी कॉलेज में या स्कूल लाइफ में प्रैक्टिकल्स किए हों तो, या आपने फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा हो, तो उसमें एक जगह लफ्ज़ आता था कि जैसे स्पेक्ट्रम का लफ्ज़ अगर आपने पढ़ा था तो उसमें एक लाइन स्पेक्ट्रम सर्व्स एज अ फिंगरप्रिंट ऑफ एलिमेंट्स। तो ये जो मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स होते हैं, चाहे वो अकेले सिंगल स्टेट में हो चाहे अपने किसी कंपाउंड में हो, अगर उसकी हम आइडेंटिफिकेशन करना चाहें तो कैसे करेंगे, यानी कि इस कंपाउंड में सोडियम है, इस कंपाउंड में मैग्नीशियम है, इस कंपाउंड में इसी तरह कोई पोटेशियम, यानी मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स हैं।
तो ये उसका टॉपिक है कि एक फ्लेम टेस्ट होता है, उस फ्लेम टेस्ट में एक ख़ास रंग आता है, एक ख़ास प्रोमिनेंट कलर आता है, वो इंडिकेटर होता है। जिस तरह अगर आपने कभी जो है पेंटर को देखा हो तो पेंटर के पास एक जो है शेड कार्ड होता है, हम सेलेक्ट करते हैं कि ये भाई ब्लू होता है तो ब्लू में कई शेड्स होते हैं, पर्पल होता है उसके कई शेड्स होते हैं, ग्रीन में कई शेड्स होते हैं। तो इसी तरह जो है केमिस्ट के पास एक शेड कार्ड होता है, और वो शेड कार्ड जो एक्सपेरिमेंट्स की बुनियाद पर जो डिज़ाइन हुआ कि अगर ये वाले कलर से मैच हो जाए तो ये सोडियम का है, ये मैच हो जाए तो ये मैग्नीशियम का है, इस तरह एंड सो फोर्थ। तो ये आपको अब याद करना पड़ेगा, अगर आपने प्रैक्टिकल्स नहीं किए हैं, रटना पड़ेगा कि किस किस रंग से कौन कौन सा एलिमेंट जो है वो टेस्ट होगा। लेकिन मुख्तसर थ्योरी भी देख लें। फ्लेम टेस्ट इज़ अ क्वालिटेटिव मेथड, देखा क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव नहीं, क्वालिटेटिव। कैसा है बयान होगा, कितना है बयान नहीं होगा। यूज टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ अल्कली मेटल्स बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम कलर्स। देखा जो रंग देगा वो शोला, वो बर्नर, वो उसके एलिमेंट्स की पहचान बन जाएगा। तो व्हेन एन अल्कली मेटल और इट्स कंपाउंड बर्न इन फ्लेम द इलेक्ट्रॉन इन द लोअर, और ये इसमें कहानी देखा आई वो केमिस्ट्री की वो वाली कहानी जो चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर की थी, कि जब गर्म करा जाता है, एक्साइटेड किया जाता है एटम को, तो इलेक्ट्रॉन विद इन द ऑर्बिटल्स जंप करते हैं, और जब जंप करते हैं तो ट्रांजिशन करते हैं, तो वो विजिबल रीजन में स्पेक्ट्रा आता है। कभी पढ़ा था आपने लाइमन बामर सीरीज़ का स्पेक्ट्रा आया, विबग्योर, याद आ रहा है, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये जो आया, इसके जो शेड्स आएंगे वो उस रीजन में, विजिबल रीजन में स्पेक्ट्रा, वो डेजिग्नेट करेंगे इसके कलर को। देखा, द इलेक्ट्रॉन अपॉन रिटर्निंग टू लोअर एनर्जी, यानी जब अगले से पिछले में आया तो उसने क्या निकाला, फोटोन, रेडिएशन, और उसको जब हमने डिस्चार्ज ट्यूब या प्रिज्म से पास किया तो वो एक कलर आया ख़ास, तो वो उसकी पहचान बन गया कि ये एलिमेंट या ये एक्साइटेड मौजूद था वो सब्सटेंस में। कलर्स देख लें, लिस्ट बनानी है, जो भी करना है आपको, क्योंकि ये तजुर्बे के बगैर याद करना पड़ेगा। लिथियम का रेड होगा, सुर्ख, सोडियम का येलो, सोडियम लाइट्स कभी देखे हो तो येलो ही फ्लेम देती हैं, येलो ही उसकी जो है फ्लोरेसेंस देती हैं। पोटेशियम वायलेट देगा, रुबीडियम रेड वायलेट देगा, यानी कि सुर्खी माइल वायलेट होगा। सीसियम, अच्छा इसमें पीछे ज़रा जाइएगा, इसमें जो है ना ये जो लिखा है इसको ज़रा अल्कली एंड अल्कालाइन दोनों के लिए है। जैसे मैंने कहा एस ब्लॉक, लेकिन यहाँ पे वर्डिंग में लिखा नहीं है, इसलिए मैं वापस लाया हूँ आपको, अल्कली एंड अल्कालाइन, यानी ये पूरे एस ब्लॉक के लिए। ये ऐसे भी नहीं, क्योंकि ये देख के ऐसा लग रहा होगा व्हेन एन अल्कली मेटल, अल्कली मेटल और अल्कलाइन दोनों के लिए ये फ्लेम टेस्ट तमाम एस ब्लॉक के लिए आप करेंगे, सिर्फ अल्कली के लिए नहीं है। अल्कली तो 1A हो गया खाली, क्योंकि हेडिंग देख रहे थे एस ब्लॉक, एस ब्लॉक इंक्लूड्स बोथ 1A एंड 2A। वापस चलें भाई, तो अब ये देखें यहाँ तक सीसियम, अगर आपने मेरे साथ पहला लेक्चर लिया था इस चैप्टर का जिसमें मैं पीरियोडिक टेबल थोड़ा बयान किया तो कहा था एलिमेंट्स याद कर लें, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, यहाँ तक हुए ग्रुप 1A के, यानी कि अल्कली। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, ये हुए नीचे के सारे 2A। चैप्टर ख़त्म हो गया, आपको याद हो सका कि इस चैप्टर में क्या था, एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। फिर याद हो के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उसमें रेडियो एक्टिव नहीं होंगे, इसलिए देखो 5 नज़र आ रहे हैं आपको। फ्रांसियम नज़र नहीं आया, वो रेडियो एक्टिविटी की तरफ चला गया। इसी तरह बेरियम के नीचे वाला रेडियम नज़र नहीं आया, वो रेडियो एक्टिविटी की तरफ चला गया। तो ब्लू वायलेट, अच्छा बेरिलियम, इस तरह के जब हो ना तो इसको आप ज़रा हाईलाइट किया करें। ये MCQs दे देता है टीचर, क्योंकि बच्चा उस तरह तवज्जो नहीं कर रहा कि बेरिलियम हैज़ फ्लेम टेस्ट शोइंग दिस कलर, येलो, ब्लू वायलेट, नो कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम कलर, पेल ग्रीन। अब देख रहे हैं इस पूरी इसमें ये एक ऑड वन आउट है कि अगर आप कभी बेरिलियम को या उसके कंपाउंड्स को जलाएंगे तो वो गिरगिट वाला काम करेगा, इसलिए हम उसको पर्टिकुलर कलर या कैरेक्टरिस्टिक कलर नहीं बोल सकते, यानी कभी कुछ डिपेंडिंग, तो इसलिए उसको हम कहेंगे ये एक्सेप्शन हो गया। बाकी सिल्वर वाइट, मैग्नीशियम के अगर आपने वायर्स देखे हों, मैग्नीशियम के जो है अगर आपने
टर्निंग्स देखी हों जो ग्रिग्नार्ड रेडियन में से है, वो सिल्वर वाइट फ्लेम देता है, जैसे सिल्वर फ्लेम होता है। कैल्शियम ऑरेंज रेड, स्ट्रॉन्शियम डीप रेड। अब ऑरेंज रेड और डीप रेड जो कलर कॉन्शियस पीपल हैं जानते होंगे, ये एक जर्दी माइल होता है और एक सुर्खी माइल होता है। और बेरियम जो है पेल ग्रीन, पूरा सब्ज़ नहीं हो, जिसमें थोड़ा सा जो है जर्द या पीलाहट का जो है वो कलर आ रहा हो। तो ये एक टॉपिक है, सिर्फ MCQs में भी आ सकता है, वरना मुश्किल वक्त के लिए सेक्शन बी। अच्छा, इस चैप्टर में आपके एक छोटा सा हिस्सा रख दिया गया है, स्पेशल अटेंशन, स्पेशल स्टडी हैलोजेंस। क्योंकि अगर आप बचपन से पढ़ रहे हो केमिस्ट्री, तो जिस तरह अल्कली अल्कलाइन की एक इम्पॉर्टेंस है, एक ख़ास फैमिली है। तो पी ब्लॉक तो हमने पढ़ा है इन अ जर्नल कि पी ब्लॉक है, बड़ा ब्लॉक है पूरा, 3A 4A 5A 6A 7A। नोबल गैसेस हमने स्टडी नहीं की, वो बड़ी क्लासों में होती है, ग्रुप 8। लेकिन हैलोजेंस पे कभी गौर किया? बहुत जिक्र आता है ज़िंदगियों में केमिस्ट्री पढ़ने वालों की, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा 5-10 मिनट लग सकता है कि हैलोजन और उसकी जो है कुछ बातें। लेकिन पहले तो बता दिया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये लिस्ट याद है? जैसा अभी बताया कैल्शियम, बेरिलियम, वो वाली लिस्ट, उसी तरह इसकी। तो अब 2-3 चीज़ें हमारे सिलेबस में, और वो बेसिकली केमिकल चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये है कि आपको पता हो कि हैलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन है। सही है। इसमें भी एक नीचे है, लेकिन वो रेडियो एक्टिविटी की तरफ चला जाएगा जो एस्टेटीन से नीचे है। रिएक्टिविटी जो हैलोजेंस की होती है वो इसकी बॉन्ड एनर्जी से तय होती है। क्योंकि अगर आपने कभी देखा हो, हैलोजेंस डायटोमिक स्टेट में रिएक्शन में आते हैं। दिस प्लस Cl2, दिस प्लस Br2, दिस प्लस I2। क्या मतलब हो रहा है? B2 Br2 Cl2 I2, यानी ये डायटोमिक मॉलिक्यूलर स्टेट में। यानी इनके रिएक्शन जब भी होंगे, पहले इनके अपने अंदर बॉन्ड की फूट डलवानी पड़ेगी, तोड़वाना पड़ेगा, रप्चर कराना पड़ेगा, क्लीवेज कराना पड़ेगा। क्योंकि ये टूटेगा क्लोरीन का बॉन्ड या ब्रोमीन का, आयोडीन का, तो फिर किसी अगले के साथ जाके मिलेगा। तो अगर ये लफ्ज़ समझ में आया, बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, जिसको हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। ये पिछले साल के चैप्टर 3 का टॉपिक है। केमिकल बॉन्डिंग का एक चैप्टर था, चैप्टर 3, उसमें यह था बॉन्ड एनर्जी, यानी बॉन्ड रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट और ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन। तो अब इसकी थोड़ी स्टडी है कि बॉन्ड एंथैल्पी का रेशो या क्या है तरीका। तो ये तो मैंने बता ही दिया, फिर भी पढ़ लें। द एंथैल्पी रिक्वायर्ड फॉर द डिसोसिएशन, यानी वो एंथैल्पी जो इस काम के लिए हो जो तोड़ने के काम आए हैलोजन हैलोजन बॉन्ड को। यानी इसको अगर समझाऊं तो जैसे Cl2 है, तो ये Cl2 नहीं है, ये है। अब ये बीच में एक लाइन नज़र आ रही है, ये ऑन पेपर तो लाइन है, ये बॉन्ड है, बॉन्ड को तोड़वाना है। तो ऐसे तो नहीं टूट जाएगा ना मुझे गुस्से से देखने से, नहीं। केमिकल बॉन्ड टूटते हैं या तो एनर्जी देने से, या हीट देने से, या डिसोसिएशन एंथैल्पी से। तो अब वो कम ज़्यादा होगी, क्योंकि जिसका जितना तगड़ा बॉन्ड होगा ज़्यादा एंथैल्पी रखेगा, जिसका जो है कमज़ोर बॉन्ड होगा कम एंथैल्पी रखेगा, और जिसका बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा वो रिएक्शन तेज़ कर जाएगा। ये पढ़ना है इसमें हमें। तो अब देखें, द बॉन्ड एंथैल्पीज डिक्रीज फ्रॉम क्लोरीन टू आयोडीन, यानी सबसे नीचे वाली की बॉन्ड एंथैल्पी सबसे कम होगी। और ये कॉमन सेंस है किसी के पास केमिस्ट्री का कॉमन सेंस? यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है, इस चैप्टर की स्टार्टिंग थी ग्रुप टेंस। नीचे वाले का साइज़ बड़ा है, उससे बड़ा है, उससे बड़ा है। तो क्या हुआ? ऊपर वाला जो साइज़ छोटा है वो मजबूत और कॉम्पैक्ट हो गया, नीचे वाला ढीला होता चला गया, खुलता चला गया। टॉपिक ख़त्म होने पे आ गया, अगर समझ में आ गया कि सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंथैल्पी फ्लोरीन के तोड़वाने के लिए चाहिए होगी और सबसे कम एस्टेटीन की। रीज़न? साइज़ और एटॉमिक रेडियाई और स्ट्रक्चर। तो द बॉन्ड एंथैल्पीज डिक्रीज फ्रॉम क्लोरीन टू, यानी इसकी अगर जो है लिस्ट बनाएंगे तो ये बनेगी कि एंथैल्पी डिक्रीजेस, ऊपर से नीचे कम होगी, ड्यू टू द इंक्रीज इन बॉन्ड लेंथ। वो ही नहीं है, दी है, ध्यान रखिएगा किनारे पे। ड्यू टू द इंक्रीज इन बॉन्ड लेंथ, और बॉन्ड लेंथ बढ़ गया। बॉन्ड लेंथ क्या है? ये, यानी कि अगर ये ब्रोमीन है और ये ब्रोमीन है,
तो देखिए इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, सही है, ब्रोमीन ब्रोमीन। अगर इसी के बरक्स में क्लोरीन क्लोरीन या फ्लोरीन बना दूँ, फ्लोरीन अब ये छोटा है, अब देखें, अब ये देखें ये साइज़ कम नज़र आ रहा है, ये ऑन पेपर भी समझाने की बात है, और ये ज़्यादा नज़र आ रहा है क्योंकि एटम बड़ा होता जाएगा तो बॉन्ड लेंथ भी बड़ी हो जाएगी, और बॉन्ड लेंथ बड़ी हो जाएगी तो बॉन्ड एंथैल्पी कम हो जाएगी। क्या लिखा साइड पे कि बॉन्ड एंथैल्पी बॉन्ड लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड एंथैल्पी कम हो जाएगी, यानी उसको तोड़वाना, उसको क्लीवेज कराना आसान हो जाएगा, यानी उसका रिएक्शन कराना आसान हो जाएगा। लेकिन इसमें लिखा है फ्लोरीन इज एन एक्सेप्शन, फ्लोरीन का एक्सेप्शन है, इसलिए देखा होगा कभी भी मैंने भी अगर स्टडी करवाई आपको तो मैंने कहा था कि फ्लोरीन के रिएक्शंस एक्सप्लोसिव वायलेंस के साथ होते हैं, बहुत वायलेंट हो जाते हैं, ये वो हाईली मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, तो वो एक्सेप्शन चलता है, यानी कि उसमें ये नोट जो है बुलेट आ गया, ये जो है एक्सेप्शन है कि फ्लोरीन के रिएक्शंस होंगे तो सबसे ज़्यादा लेकिन दिखेंगे आपको सबसे कम। ये क्योंकि इतने वायलेंट इतने इंस्टेंट है कि उसको कंट्रोल करने में फिर प्रिकॉशंस हैं, फिर स्टूडेंट से नहीं करवाया जाता, फिर वो रिसर्चर्स करें, साइंसदान करें, लैब में भी देखा होगा फ्लोरीन के रिएक्शन आपको नहीं करवाएंगे, वो कहेंगे क्लोरीन ब्रोमीन के करो। आगे बढ़े भाई, एसिडिटी, ये तो मेरे ख्याल से रिवीजन है, मुझे तलाश है भाई अच्छे स्टूडेंट्स की। चैप्टर नंबर 5, 6, 7 क्या उसमें बताया था, बताऊं दोबारा से मुख्तसर। जब हैलोजेंस अकेले होते हैं ना तो रिएक्शन यूँ चलता है ग्रेटर, और जब वो एसिड बना देते हैं तो चलता है लेसर। नहीं समझे? यानी Cl2 जाके देखिएगा, मार्कोनी कोव्स रूल जाके देखिएगा चैप्टर नंबर 5 का, ईथीन इथाइन में जाके एडिशन ऑफ हैलोजेंस, हैलोजिनेशन देखिएगा, तो ये रिवीजन लगेगा। मैंने देखें हम गिनने जा रहे हैं, गिने नहीं, ये रिवीजन आ गया है। ये कह रहा हूँ, मैंने यूँ कहा था कि देख क्लोरीन के रिएक्शन ब्रोमीन से तेज़ होते हैं, ब्रोमीन के आयोडीन से तेज़ होते हैं, जाके देखिएगा। लेकिन जब ये एसिड बनाएगा तो उल्टा हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन आयोडाइड जो होगा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एसिड हो जाएगा। और हाइड्रोजन ब्रोमाइड उससे कम हो जाएगा, एंड सो ऑन। ये मतलब तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी कैन बी एट्रीब्यूटेड टू देयर बॉन्ड एनर्जीज। देखा, ये सब इंटरलिंक बातें हैं, क्योंकि जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा उसके बॉन्ड लेंथ कम, तो इस बुनियाद पे फिर उसकी एसिडिटी उसके साथ इफेक्ट होगी, क्योंकि अब इसमें हाइड्रोजन के साथ उसने बॉन्ड बना लिया ना, तो देखिए इन्वर्ट हो गया। क्लोरीन क्लोरीन आपस में बॉन्ड बना रहे थे, लाइक एटम्स थे, हाइड्रोजन फ्लोरीन ने बना लिया तो ये अनलाइक एटम्स हो गए, तो नतीजा उसकी रिएक्टिविटी और बॉन्ड एनर्जी इन्वर्ट हो जाएगी। आगे बढ़े भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हैलोजेंस जो हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, इसमें हमें क्लोरीन का पढ़ना भी होगा इस बुनियाद पर अभी। और ये सवाल, अच्छा हाँ, ये जो हेडिंग आई है इस पर स्टेरिक लगा लें भाई, ये सेक्शन बी का एक सवाल बना देगा, वो ये एक सवाल बना देगा कि हाउ हैलोजेंस बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, डिस्कस द ऑटो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरीन। यानी क्लोरीन को एग्जाम्पल और सैम्पल बना के आपके सिलेबस में रखा गया है कि इसके ज़रिए साबित करें कि ये ऑक्सीडेंट भी है और रिडक्टेंट भी है, लेकिन इनका अपर हैंड है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने का। यानी सवाल बोला मैंने कि हाउ हैलोजेंस बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और फिर उसके बाद वो कहे इलस्ट्रेट करो कि डिस्कस द ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन या ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन। तो अब पहले तो रीज़न है कि क्यों है भाई वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हैलोजेंस आर गुड ऑक्सीडाइजिंग ड्यू टू देयर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़। ग्रुप 7A एलिमेंट्स आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ग्रुप 1 वाले हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव और ग्रुप 7 वाले हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। ग्रुप 8 वाले ज़ीरो, क्योंकि वो इनर्ट हो गए, गैसेस हैं, नोबल।
एंड एबिलिटी टू रेडिली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन, यूँ अपना ऑक्टेट मीन करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ले लूँगा। ये बात समझे कि जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन में गेन करूँगा तो क्या होगा बताएं? रिड्यूस हो जाऊँगा। रिड्यूस हो जाऊँगा का मतलब मैंने अगले को ऑक्सीडाइज किया। कुछ याद आ रहा है? ये तो पुराने 9-10 क्लास के अल्फाज बोल रहा हूँ बेटा, कि मैं जो है क्लोरीन हूँ, 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल, एटॉमिक नंबर 17, 18वां इलेक्ट्रॉन लिया मैंने, ऑक्टेट मेरा कंप्लीट हो गया। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब मैं तो जो है रिड्यूस हो गया, तो मेरा काउंटर पार्ट अगर उस रिएक्शन में कोई होगा तो उसको ऑक्सीडाइज कर दूंगा, तब होगा। एक ही वक्त में 2 ऑक्सीडाइजिंग थोड़ी हो सकते हैं। अगर एक रिड्यूस होगा दूसरा ऑक्सीडाइज कर रहा होगा, इसी को तो कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रेडॉक्स। तो क्लोरीन फ्लोरीन सबसे ज़्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ये तो पीछे भी मैंने लिस्ट बनाई थी भाई है। तो फ्लोरीन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कि फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग एजेंसी होना कि 4.0 इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है सबसे ज़्यादा। फिर क्लोरीन की जो है 3 पॉइंट है, इस तरह कम होती जाएगी। ब्रोमीन की 2 पॉइंट है। आगे चलें भाई, अब क्लोरीन का जो है आ जाएगा कि क्लोरीन एज अ ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग। अच्छा, आयंस का भी जिक्र है, ये देख लें। ये हिस्सा इसका एमसीक्यूज़ का है कि आयंस का जो है कैसा बिहेवियर है इनका। हैलाइड आयंस, क्योंकि ये भी आपने बहुत देखा होगा ज़िंदगी में, Cl-, Br-, I-, सर्व एज रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये ज़रा ख्याल रखने का है, अपने पास कोई निशान लगाएं। अगर न्यूट्रल एटम होगा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, तो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर है उसका। अगर वो आयन बन जाएगा, ये देखिए आयन बन गया, तो वो रिड्यूसिंग एक्शन करने लग जाएगा। अब सोचें क्यों करेगा? आई पे माइनस क्यों है बताएं? ये इसके पास इलेक्ट्रॉन की ज़्यादती हो गई है, ये भी है ना। कैटायन कैसे बनता है और एनायन? एनायन बनता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से, कैटायन बनता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन की ज़्यादती हो गई। सही यहाँ तक? अब इलेक्ट्रॉन की ज़्यादती हो गई तो किसी रिएक्शन में जाके अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा जो इसके पास ज़्यादा है। जो सरप्लस चीज़ होती है वही हम देते हैं ना भाई, जो कमी होती है वो तो मांगते फिरते हैं ना। यही है केमिस्ट्री ज़िंदगी की। तो यहाँ पे आ जाए केमिस्ट्री असली वाली, कि ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन आयंस के पास इलेक्ट्रॉन सरप्लस ज़्यादा हैं, तो यानी वो अब देगा। अब खुद ही बताएं, देने वाला लॉस करने वाला क्या हुआ बताएं? ऑक्सीडाइज हुआ, यानी एजेंट रिड्यूसिंग हुआ। क्योंकि अगर मैं ऑक्सीडाइज हूँगा तो अगले को रिड्यूस कर दूंगा। ये समझ रहे हैं भूल भुलैया? कि मैं अगर एजेंट हूँ ऑक्सीडाइजिंग, एजेंट हूँ अगर ऑक्सीडाइजिंग, तो खुद हो जाऊँगा रिड्यूस। समझ में आ रहा है? अगर मैं एजेंट हूँ रिड्यूसिंग तो खुद हो जाऊँगा ऑक्सीडाइज। समझ में आ रहा है? गुम हो रहे हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच ऑक्सीडाइजेज अदर्स, रिड्यूसिंग एजेंट विच रिड्यूसेज अदर्स। सही? तो देयर बाई, अब काउंटर करके खुद ही बोलें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजर देयर बाई रिड्यूस इटसेल्फ। सही हो गया? तो ये हो गया टॉपिक ख़त्म। यानी फिर भी देख लें, इसकी इक्वेशन से इलस्ट्रेशन है वो देख लें। इक्वेशन से इलस्ट्रेशन, ये तो 9-10 की इक्वेशन है, कभी देखी थी बचपन में? कि सोडियम ब्रोमाइड NaBr प्लस क्लोरीन अदल बदल। लेकिन इसमें जो समझने का है वो क्या है? क्लोरीन क्लोरीन को हटाएगा या ब्रोमीन ब्रोमीन को हटाएगा, या कौन किसको हटाएगा? दोनों हैलोजेंस हैं। अब जो ज़्यादा पावरफुल होगा वो कमज़ोर को हटा सकता है। रिवर्स इज़ नॉट परमिसिबल। यानी अभी वो लिस्ट देखें पीछे की उठा के लिस्ट देखें, क्या लिखा हुआ था? यूँ लिखा हुआ था F2 ग्रेटर देन Cl2 ग्रेटर देन Br2। मिल गई लिस्ट? मिल गई? तो इसका मतलब है कि क्लोरीन अपने कंपाउंड्स में से ब्रोमीन और आयोडीन को तो डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन रिवर्ट नहीं हो सकता। यानी ब्रोमीन क्लोरीन को अपने कंपाउंड से नहीं हटा सकता। यानी अभी मैं एक स्टूडेंट से यूँ कह दूँ कि बेटा ये इक्वेशन बनाना, तो बुरा नहीं मानिएगा बच्चों, वो बना भी देगा, क्योंकि उसको केमिस्ट्री बस यही लगती है कि अदल बदल और ये देखो, ये बना देगा। अगर मैं अभी कहूँ कि बनाओ, तो बनाएगा NaBr और प्लस Cl2
और बैलेंस के लिए यहाँ एक टूल आएगा और यहाँ टूल आएगा और कहेगा सर बना दी। तो मैं कहूँगा तुमने तो बना दी इक्वेशन, सर ने बना दिया। ये जुमला समझने का है भाई, भले आप मुझे ना देखें कि सर ये आप ऐसी बातें कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये उसूल ही नहीं पता केमिस्ट्री का, विद ड्यू रिस्पेक्ट, कि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव ने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हलाया कैसे अपनी कुर्सी से, समझा दें आप। तो केमिस्ट्री इतनी सीधी भी नहीं है, क्योंकि वो तलाश अभी तक मेरी जारी है। हलवा ये नहीं बन सकता था, और ये उसी वक्त होगा जब आपके पास कॉन्सेप्ट्स और नॉलेज हो कि कौन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है लिस्ट में और कौन ज़्यादा, देन ओनली इट इज़ पॉसिबल टू शो इक्वेशन। देखा, क्लोरीन ने ब्रोमीन को डिस्प्लेस किया, ओके इक्वेशन। क्लोरीन ने आयोडीन को किया, ओके इक्वेशन। ब्रोमीन ने आयोडीन को किया, ओके इक्वेशन। यानी ऊपर वाला नीचे वाले के डिस्प्लेसमेंट कर सकता है, जो अभी मैंने डिसेंडिंग लिखा था, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं कर सकता। तो अगर ये समझ में आ गया तो ये आसान है, वरना मुश्किल ही मुश्किल है। मैं इसकी बात कर रहा था कि ये टॉपिक सेक्शन बी में एक अलग सवाल है, इस पर स्टैटिक लगा लीजिएगा भाई। इंपॉर्टेंट का केमिस्ट्री में कम इंपॉर्टेंट निकालता हूँ, लेकिन जब निकालता हूँ तो यकीन पे है इंशाल्लाह कि हो जाएगा वो काम आपका। सवाल होगा कि डिस्कस ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ, यानी रेडॉक्स ऑफ क्लोरीन। अच्छा, ये इक्वेशन मुझे पता नहीं क्यों याद आ रही है कि मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 5 में भी कराई थी। गलत याद आ रहा है, जाके चैप्टर 5 का लेक्चर दोबारा देखें। इसमें यह हुआ कि क्लोरीन क्लोरीन है, वाटर वाटर है, अब इसमें क्लोरीन का एक पार्ट ऑक्सीडाइज होगा और एक पार्ट रिड्यूस होगा साइमल्टेनियस। गौर से देखें क्या हुआ, इसका एक पार्ट जो है वो नज़र आ रहा है क्या हो रहा है, और एक पार्ट क्या हो रहा है HCl और HOCl। बज़ाहिर तो ये बहुत सीधी इक्वेशन है, इतनी सीधी नहीं थी ये मैंने बताया हुआ, पता नहीं मुझे याद आ रहा है, पता नहीं क्यों याद आ रहा है। देखें क्या हुआ, इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर, इस ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो गई, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो गई। बेटा जाके के मेरे लेक्चर लें तब फ़ायदा होगा, जबकि हम जानते हैं बचपन से, फर्स्ट ईयर से कभी से, कि न्यूट्रल जो होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर 0 होता है। फर्स्ट ईयर का चैप्टर 12 जाके देखिए ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलता था। जब आप आयन इलेक्ट्रॉन इक्वेशन बैलेंस करते थे या इस तरह की चीज़ें करते थे, तो अब 0 से -1 हुआ, तो ये तो 0 से -1 कम हो गया, डिक्रीज। इसका मतलब ये वाला पार्ट इसका रिडक्शन है। किसी को समझ में आ जाए अल्लाह करे। जबकि इसी के बरक्स ये वाला पार्ट इसका 0 से +1 हो गया। ये तो बढ़ना लग रहा है मुझे, जिसको गिनतियाँ आती हैं 0 1 2 3, तो इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर तो ऑक्सीडेशन होता है। अब आपको भुलभुलैया समझ में आ रही है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन की 3 डेफिनेशनें होती थी। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, डेफिनेशन 1। डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन इज रिडक्शन। एडिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन इन अ सब्सटेंस ड्यूरिंग रिएक्शन इज रिडक्शन। चैप्टर 5 6 7 जाके देखिएगा, दिस +H हेडिंग लगी हुई होगी, रिडक्शन। तो अभी देखें एक ही वक्त में ये हुआ, तो अब ये बन गया ना सवाल तगड़ा। ज़रा अगर बन जाए नसीब से 2-4 मार्क्स का सेक्शन बी में, कि साबित करें कि क्लोरीन सेल्फ ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का शिकार हो सकती है अगर उसको पानी में डाल दें। इसीलिए इसको कहा जाता है क्लोरीन वाटर, कि 1 पार्ट ऑफ द क्लोरीन मॉलिक्यूल अंडरगोज ऑक्सीडेशन, अदर पार्ट अंडरगोज रिडक्शन साइमल्टेनियसली, सो इट इज़ ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन बिहेवियर ऑफ क्लोरीन। ब्रोमीन भी ये कर सकता है, लेकिन थोड़ा सुस्ती से करेगा,
आयोडीन बहुत तंग करेगा, देर लगाएगा, तो इसलिए क्लोरीन को लोग जो है बनाते हैं एग्जाम्पल कि ये करेगा ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो ये वर्डिंग के साथ इक्वेशन दे दीजिएगा, और मेरी माने तो ऐसे करेंगे इम्तिहान में तो अच्छा रहेगा। यानी ये जो मैंने रेड पेन चलाया है और ये जो एरो चलाया है, आप इसको फेयर करें, ये बता रहा हूँ कि ये इक्वेशन के बजाय ये चीज़ बोलेगी आपकी कॉपी में कि किसी बेहतरीन बच्चे की कॉपी है जो समझ के सॉल्यूशन कर रहा है। सही है जी। इसके बाद जो है ख़त्म पे ही है लेक्चर तकरीबन, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें मैंने बोला था ना कई हैं। अच्छा, इसमें ये लफ्ज़ कभी आपने सुना हो, उस वक्त सुना होगा जब आपने मेंडलीव को पढ़ा होगा बचपन में। मेंडलीव ने जो है एक पीरियोडिक टेबल बनाया था। मेंडलीव का नाम जो है हमारी बुक से हटा दिया गया है, पता नहीं क्यों, लेकिन चलें मर्ज़ी है, मैंने याद दिला दी उसकी आपको। मेंडलीव ने ये बताया था कि जो एलिमेंट्स होते हैं ना ग्रुप्स में यूँ वर्टिकली, वो डायगोनल रिलेशनशिप रखते हैं। नहीं समझे? ये यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इधर आ गया बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। अगर आपने कभी मैथ्स पढ़ी हो, आपने से कोई मैथ्स का स्टूडेंट हो, तो डायगोनल बनता है इस तरह। यानी अब लिथियम का डायगोनल मेंबर हुआ मैग्नीशियम, सोडियम का डायगोनल मेंबर हुआ कैल्शियम। अब अगर आप इससे एक और आगे चले जाएं, ये 1A है और ये 2A है, तो एक 3A भी तो होता था। P ब्लॉक में हम दाखिल हो गए, S से P में दाखिल हो गए, तो अब बेरिलियम के इधर आ जाएंगे तो ये बोरॉन आ जाएगा और यहाँ एल्युमिनियम आ जाएगा। अब इसका मतलब हो रहा है कि बेरिलियम का डायगोनल मेंबर हो गया एल्युमिनियम। अब ये गेम समझ में आई? तो ये है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना, वो केमिकली अलाइक या सिमिलर होते हैं। यानी जो काम लिथियम करेगा रिएक्शंस में, मोर लाइकली मैग्नीशियम को करना चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप, कि जब एक ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट नेबर ग्रुप के सेकंड एलिमेंट, और इसे दूसरे ग्रुप का सेकंड एलिमेंट थर्ड नेबर ग्रुप के थर्ड एलिमेंट से मिलता जाएगा, तो केमिकली रिएक्शन में एक जैसा या बिहेवियर में एक जैसा होगा। ये कहलाता है डायगोनल रिलेशनशिप। तो अब आपके सिलेबस में 2-3 हैं जिनके रिलेशनशिप में बने, तो बहुत सारी लिस्ट बन सकती है कि अगर पीरियोडिक टेबल खोलें, कौन किसका डायगोनल मेंबर जो है बन रहा है, उसका नेबर बन रहा है। तो बेरिलियम और एल्युमिनियम देखें बना डायग्राम में जो मैंने बनाया वो। तो अब देखें बेरिलियम और एल्युमिनियम, मैग्नीशियम नहीं है भाई, ये हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तकरीबन सेम है। दोनों के दोनों नाइट्रिक एसिड से पैसिव हैं। ये चीज़ लिखें साइड पे, जल्दी से लिखें। पैसिविटी, पैसिविटी क्या होती है? कभी इंग्लिश में आप लोग ने एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ी है? केमिस्ट्री में आपने जो एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ी है, एक्टिव पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव वॉइस क्या है? सर जवाद इज़ टीचिंग केमिस्ट्री। सर किस चीज़ की क्लास है? किसी चीज़ की है। केमिस्ट्री इज़ बीइंग टॉट बाई सर जवाद, एक ही बात है। यहाँ समझ आ गया? सर इसका यहाँ पे क्या काम आ गया? तो अब समझिएगा ज़रा। ये जो मेरा हाथ है ये एल्युमिनियम है, सही है, और ये ऊपर से आप ला रहे हैं नाइट्रिक एसिड, सही है, नाइट्रिक एसिड। जैसे ही आप नाइट्रिक एसिड को लाएंगे और इस पर पोर करेंगे, तो अगर आपको दिख रहा है तो देखिएगा मैं क्या करूँगा। पैसिव हो गया, हाथी है ना, हाथी नहीं हाथ ही है ना, ये पैसिव हो गया। इसमें यह होता है पैसिविटी में कि किसी मेटल पे अगर कोई तेज़ाब लाएं, एसिड लाएं, तो वो अपने ऊपर एक्टिविटी के बजाय पैसिविटी देने लगता है, यानी मैं नहीं रिएक्ट करूँगा। अब वो कैसे, ज़बान तो नहीं है मेटल की कि बोले मैं रिएक्शन नहीं करूँगा। वो अपने ऊपर एक ऑक्साइड लेयर और थिन लेयर लाने लगता है, जिससे ही पता चलता है वो मज़ीद रेजिस्ट कर रहा है अपने ऊपर एक्स्ट्रा रिएक्शन को, या
कोरोजन को या अपने सामने किसी को आने से। तो ये एल्युमिनियम को अल्लाह ताला ने जो है सलाहियत दी है, इंसान ने सिर्फ पढ़ा है। और नाइट्रिक एसिड के साथ क्या सीखा, साइड पे लिख लिया, सल्फ्यूरिक एसिड कर जाएगा एल्युमिनियम से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कर जाएगा, नाइट्रिक एसिड पैसिव हो जाएगा। इसलिए एक और नॉलेज दे दूँ फालतू की लगे आपको, कि जब भी नाइट्रिक एसिड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है ना दुनिया में, कि इस शहर से उस शहर या फैक्ट्री से कहीं, एल्युमिनियम कंटेनर में करते हैं, क्योंकि वो उसके साथ पैसिव रहेगा, रिएक्शन ही नहीं करेगा। वरना किसी और मेटल के साथ भेज दिया नाइट्रिक एसिड को, वहाँ जाते आते जो वो कहेगा कि क्या तुमने भेजा था, कहेगा कि क्या पहुँचा। तो ये एक बात थी। तो ये काम का पॉइंट है, इसको जो MCQs के लिए और नॉलेज बड़ी काम की दी है कि पैसिविटी क्या होती है, पैसिव क्या होता है केमिस्ट्री में, यानी इनर्ट हो जाना या अपने आप को रुकावट के तौर पे उलट लेना कि तुम आओ हम नहीं आने देंगे, वो वाली चीज़। बोरॉन एंड सिलिकॉन, अच्छा यहाँ पे इन्होंने थोड़ा आगे भी बता दिया है, नो टेंशन। इसके बराबर में कार्बन है और फिर सिलिकॉन है, तो बोरॉन का सिलिकॉन से रिश्ता बनेगा। देख लें भाई बोरॉन और सिलिकॉन का वाकया। बोरॉन और सिलिकॉन जो है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तकरीबन सेम है, तकरीबन सेम भी एक जैसा बिहेव करेगा, बिल्कुल 100% सेम जाए। 2.0 और 1.8, अगर हल्का हल्का झलक रहा है तो 1.8 लिखा है, मिटाना भी नहीं चाह रहा हूँ मैं, इसलिए मैंने 1.8 सही है। बोरॉन और सिलिकॉन तकरीबन डेंसिटी में भी बराबर है, देखें 2.35 2.34, तो देखें उनका बिहेवियर और उनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसा होनी शुरू हुई। और दोनों मेटलॉइड्स हैं और कैटायन नहीं बनाते, यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेंगे, या करेंगे तो बहुत एक्सट्रीम आपको एंथैल्पी या हीट देनी पड़ेगी। तो ये जो, अच्छा अब किसी के सवाल आ रहा होगा सर ये सवाल कैसे आएगा, सवाल इस तरह आ सकता है, अगर सेक्शन बी में आया 50-50 बोला है ना इसका चांस, कि डिस्कस डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन, अब ये 2-3 जो है ना उसमें से कोई 2 दे दे, 1 दे दे, अब आपको ये 1 2 3 करके बताना पड़ेगा, क्योंकि देखिए डायगोनल रिलेशन क्या, हैव नियरली सेम, हैव नियरली सेम, हैव प्रॉपर्टी टू डू नॉट फॉर्म, ये होती है रिलेशनशिप डायगोनल, कि ये ऐसा करेगा तो ये भी ऐसा करेगा, ये ऐसा है तो वो भी ऐसा है, ये नहीं करता तो उसको भी ये नहीं करना चाहिए, समझे। ख़त्म हुआ भाई कि नहीं हो गया, बच्चे थक गए, देखें आगे कुछ है, चलें शुक्र ख़त्म पे आ गया। बस ये अभी रटने वाली चीज़ है, ये आखिरी स्लाइड है भाई, ये आखिरी स्लाइड है, मुझे पता है। रटने का इसलिए बोल दिया कि जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि यूजेस का सवाल अलग से नहीं आता, नसीब होगा 9-10 वालों का तो वहाँ आता है। यहाँ पे अब आपको ये बेआसरा रटना है कि मेन यूजेस क्या इन चीज़ों के। अच्छा पहले एस ब्लॉक की थोड़ी सी लिस्ट होगी और फिर पी ब्लॉक की, जैसे सोडियम अगर आप में से कोई बायो का स्टूडेंट है तो जानता है कि लिविंग टिश्यूज़ के दरमियान ये चैनल का काम करता है आने जाने का। तो ये इंजीनियरिंग वाले ज़्यादा गौर से पढ़ें कि सोडियम का काम हमारे जिस्मों में और टिश्यूज़ में क्या है, यानी ये मेम्ब्रेन का और जो है इसका काम करते हैं आना जाना। पोटेशियम ये तो भाई हमारी ज़िंदगी में बहुत कीमती है। पोटेशियम अगर आपकी डाइट में कम हो जाए या आपकी ज़िंदगी के जिस्म में कम हो जाए तो आपके जिस्म का या आपके सर्कुलेशन सिस्टम का पीएच डिस्टर्ब हो जाएगा, और पीएच अगर डिस्टर्ब हो गया खून का या हमारा, तो फिर अगर हम बेस हैं तो एसिड हो जाएंगे, एसिड है तो बेस हो जाएंगे। मतलब दूसरे अंदाज से बता रहा हूँ, यानी कि कुछ ख़राबी हो जाएगी हमारे खून में और उससे सिस्टम में। मैग्नीशियम का काम हमारा जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, ये मैं सही नहीं कर रहा हूँ लेकिन बताना के लिए ऐसा करना पड़ा। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन ये कुछ और था। कैल्शियम ये तो बचपन से सुना है, कैल्शियम बोन्स हड्डियाँ और टीथ दांत। अच्छा यहाँ तक है ये एलिमेंट्स, कुछ कंपाउंड्स, ये एलिमेंट्स। अच्छा इसको भी 2 हिस्सों में लिखिएगा या छापिएगा या समझिएगा या रटिएगा। सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम कैल्शियम। सोडियम पोटेशियम ग्रुप 1A के 2 हो गए,
मैग्नीशियम कैल्शियम ग्रुप 2 के 2 हो गए, एलिमेंट। अब नीचे देखें कंपाउंड एक साथ एक जगह ही सामने बीच में कर देंगे, कंपाउंड एक जगह दिख जाए, ये आ गया भाई कंपाउंड, 4 कंपाउंड। कॉमन सॉल्ट नमक, वॉशिंग सोडा धोने के काम में आ गया, बेकिंग सोडा फिर खाने में, अगर आप में से कोई बेकिंग एक्सपर्ट है तो वो जानते हैं बेकिंग सोडा के कमालात, जो खुलाता है चीज़ों को और बेक करने में काम आता है। और पोटेशियम नाइट्रेट, अगर आप में से कोई फायरवर्क्स करता है तो, और खादों का काम करता है तो ये सारे इस्तेमालात हैं। कॉमन सॉल्ट, अच्छा कॉमन सॉल्ट का तो बहुत इस्तेमाल है, ये रॉ मटेरियल है, सिर्फ हमारी डाइट का हिस्सा नहीं है। टेबल सॉल्ट साइड पे लिखें जल्दी से। NaCl जो है, जिसको हम सिर्फ टेबल सॉल्ट और कॉमन सॉल्ट के तौर पे नाम जानते हैं, ये एक बहुत कीमती रॉ मटेरियल है। मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों के पास नॉलेज नहीं है। NaCl, ब्राइन, कैसनर केल्नर सेल जाके लेक्चर नंबर 3 निकालें, क्या जा रहा था मरकरी पंप के ऊपर की तरफ से, ब्राइन। अगर NaCl ना होता तो कैसे बनाते आप उसका कैसनर केल से कास्टिक सोडा। सोडियम, आपके सिलेबस में नहीं है, बता दूं, सोडियम की मैन्युफैक्चर में ज़रूरत पड़ती है ब्राइन की। क्लोरीन, आपके सिलेबस में नहीं है, क्लोरीन के मैन्युफैक्चर में ज़रूरत पड़ती है NaCl की। न्यूमरस इस्तेमालात हैं NaCl के। तो ये सोडा ऐश एक तो रह गया मेरे मुंह में, सोडा ऐश यानी वॉशिंग सोडा। दुनिया में इतनी सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी अगर NaCl और उसका ब्राइन बंद हो जाए। वॉशिंग सोडा, अच्छा ये फार्मूला लिस्टिंग MCQ में आ सकती है कि फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज़, तो .10H2O डेकाहाइड्रेट है ये वॉशिंग सोडा, डेकाहाइड्रेट, सही है। और जो सोडा ऐश है उसका फार्मूला लिखें वहीं पे ही, सोडा ऐश का, उसमें 10H2O नहीं होगा। एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट को कहते हैं सोडा ऐश। 10H2O के बगैर लिखें वहाँ पे सोडा ऐश, सही है जनाब। उसके बाद है वॉशिंग सोडा के अंदर एक लिखा हुआ है बोरेक्स। बोरेक्स, ये अगर मेरी याददाश्त सही है तो ये मैंने इसी चैप्टर में एक दिन कराया था, जब मैं सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन करवा रहा था बेसिस के साथ एज एन एसिड की हेडिंग में। ढूंढिएगा, ये बोरेक्स आया होगा, बोरिक एसिड से रिएक्ट कराया होगा, बोरेक्स प्लस वाटर बना होगा, जाके ढूंढें। नहीं ढूंढ पा रहे हैं, ये भाई Na2B4O7 बोरेक्स, सोडियम टेट्राबोरेट इज कॉल्ड बोरेक्स। चलें भाई, बेकिंग सोडा, फूड आइटम्स, कोई खाली पेट मेरे लेक्चर ना लिया करें, देखें बेकरी की बात आ रही है। और कोई खुश व खुर्रम लोग भी मेरे जो है फायरवर्क्स, हाँ वैसे फायरवर्क्स का बनता तो है, चैप्टर 1 ख़त्म हो गया है। P ब्लॉक के कंपाउंड्स, उसके बाद टाटा बाय बाय। एल्युमिनियम P ब्लॉक का ग्रुप 3A का है। एलिमेंट सल्फ़र, एलिमेंट है ग्रुप 6 का है। क्लोरीन ग्रुप 7 का है। और फिर उसके बाद कंपाउंड्स होंगे, ये यहाँ पे रोक दीजिए। एल्युमिनियम तो बहुत कीमती है भाई, कॉइल्स बनते हैं, ट्रांसमिशन लाइंस बनती हैं, एलॉयज़ बनते हैं, एलॉयज़ एल्युमिनियम के, ड्यूराल्यूमिन बनता है, एल्युमिनियम ब्रॉन्ज बनता है, कार बॉडीज़ बनती हैं, एरोप्लेन बॉडीज़ बनती हैं, कॉइन्स और आर्टिफिशियल ज्वेलरीज बनती हैं, बहुत कुछ है। किचन यूटेंसिल्स, बर्तन आपके घरों में होंगे, देखिएगा। विंडो फ्रेम्स, बड़ी खूबसूरत इसका टेक्सचर है। और चॉकलेट फॉइल्स, तो यानी फॉइल्स मुख्तलिफ, ये मैंने आपकी बुक से उठा लिया, बहुत सारी पैकेजिंग में एल्युमिनियम फॉइल है, सिर्फ चॉकलेट में नहीं। खाली पेट देखें नहीं, लेकिन चॉकलेट का भी जिक्र आ गया। सल्फ़र से सल्फ्यूरिक एसिड, अगर सल्फ़र ना होता तो पायराइड बर्नर में क्या जलाते, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। और हाइड्रोजन सल्फाइड हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन सल्फाइड भी बनती है उसी वक्त। और पेस्टिसाइड्स, अगर आप में से कोई खेत खलिहान और किसानों के आसपास है तो पेस्टिसाइड, सल्फ़र से फर्टिलाइज़र से। क्लोरीन का इस्तेमाल अभी देख चुके हैं हम, ब्लीचिंग पाउडर और मुख्तलिफ जगह पे। ये आ गया भाई बोरेक्स, एलम और अमोनिया। उसके बाद जो है ख़त्म, दी एंड। बोरेक्स, अच्छा एक्चुअल बोरेक्स जो है उसमें डेकाहाइड्रेट 10 है, सही है। अगर ये 10 ना होता तो ये टिंकल होता, अगर ये 10 ना होता तो ये टिंकल होता। टिंकल टिंकल लिटिल स्टार नहीं, टिंकल। ये
ओनली Na2B4O7 इज कॉल्ड टिंकल, दैट इज़ मिनरल ऑफ बोरॉन। इसका जो डेकाहाइड्रेट है वो है बोरेक्स। अच्छा, बोरेक्स का भी आपने अगर वेल्डिंग में देखा, एक फ्लक्स होता है वेल्डर के पास जो जलाता रहता है तो वो पिघलता रहता है, दैट इज़ बोरेक्स। सही। और एलम, फिटकरी, पानी साफ़ करें, सफाइयाँ। फॉर द टैनिंग ऑफ लेदर, फायर एक्सटिंग्विशर। एलम हो तो फायर एक्सटिंग्विशर, आग लग गई तो बुझाने में काम आता है। और अमोनिया, फर्टिलाइज़र्स, नाइट्रिक एसिड, रेफ्रिजरेशन। अमोनिया रेफ्रिजरेशन कभी पढ़ा था, लिक्विड एयर, जूल थॉमसन इफ़ेक्ट। तो ये था चैप्टर नंबर 1। ये लेक्चर आपको मिलेंगे तो इससे पता हूँ क्या हुआ फ़ायदा, जाते आते आधा मिनट का। सेक्शन बी और सी का ये बहुत कीमती चैप्टर था इस सेंस में कि ये 50% आपका इनऑर्गेनिक कवर कर गया, क्योंकि हमारे सिलेबस में इनऑर्गेनिक के 2 ही चैप्टर हैं। और इसके बाद हम जा रहे हैं बेंजीन पर। बेंजीन चैप्टर नंबर 5 का रिमेनिंग पार्ट। तो जो लोग मेरे साथ हैं साथ ही रहेंगे, उम्मीद है इंशाअल्लाह। अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।